इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, where the country is into its fourth phase of lockdown amid pandemic coronavirus, the number of cases are now above 1 lakh mark. Government data says 80% of the COVID cases are from 5 states. Even more precisely, 60% are from 5 cities. These states are Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat, Delhi and Madhya Pradesh. With Maharashtra leading the tally with more than 47,000 cases, and out of that 28,000 cases are reported from Mumbai, which is a worry sign for the business capital of India. On one side, CM Uddhav Thackeray is ensuring the public with every possible help, but videos surfacing over the internet are telling the gruesome reality. Videos showing dead bodies in the BMC managed hospitals are kept in the same room along with the active patients. Well, that's just not about the COVID patients. Even the OPD patients are found lying under the flyover. मुंबई में तेजी से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन के उभरा है देश का कोविड-19 के केसेस की अगर बात करें, और जो मेडिकल जो फोर्स है वो भी इससे अछूता नहीं रही है। कम से कम 100 मेडिकल स्टाफ को डिफरेंट जो हॉस्पिटल है मुंबई के, उनको भी कोरोना वायरस आ चुका है, वो भी पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं। इसी के चलते जो ओपीडी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज है हॉस्पिटल की, वो कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ रही हैं। हम इस वक्त पे हिंदमाता फ्लाईओवर में मौजूद हैं, हिंदमाता फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं, और ये कोई शेल्टर होम नहीं है, कोई क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं है, कोई एक बिल्डिंग भी नहीं है। ये सड़क, मुंबई के सड़क के ऊपर बनी हुई एक फ्लाईओवर है, जहां अभी करीब 50 से 60 ओपीडी पेशेंट्स जो हैं, केईएम हॉस्पिटल के ओपीडी पेशेंट्स को यहां शिफ्ट कर दिया गया है। Well, the celebrities can endorse and promote CM Uddhav Thackeray for his video messages, but reality is far and scary. If the cases will rise at this pace, then we are surely going into another phase of lockdown. You can call it a negligence or inefficiency, but Maharashtra government cannot jump the gun to ease down the restrictions. But the big question is still here. What will happen after May 31st? नमस्कार रतन जी, वेलकम बैक टू संवाद एंड समाधान। आज का जो विषय है वो है महाराष्ट्र बचाओ। आपको पता है कुछ दिनों पहले एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था और काफी मुंबई के लोकल पॉलिटिशियंस ने भी और काफी और लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया था, महाराष्ट्र बचाओ हैशटैग। जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, आज की टैली अगर देखी जाए तो अराउंड 47,000 केसेस हो चुके हैं महाराष्ट्र में, जिसमें से 28,000 सिर्फ मुंबई में केसेस हैं। क्या लगता है आपको, क्या गलत गया इन सब हालात को देखते हुए? शुरुआत से गलती क्या रही? क्या अंडर एस्टिमेट किया गया या फिर बाद में इस पे ध्यान दिया ही नहीं गया? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। कोविड को तो कोई रोक नहीं सकता, कोरोना तो सारे देश में फैला। मुंबई की घनी आबादी के कारण यहाँ ज्यादा फैलेगा, ये शक पहले से था। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हुई है, जिसके अंदर शायद सत्ताधारी पक्ष में 3-3 तरह के लोग होने के कारण नीति कोई क्लियर बन नहीं पाई, बनी ही नहीं। और किसी तरह एक लॉकडाउन का फायदा ये होता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या चल रहा है। अगर आपको अंदर से कुछ पता चलता है तो पता चलता है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि सही खबर मिलती नहीं, तो उसके अंदर बहुत कुछ छुप जाता है। उसके कारण जो समाचार मिल रहे थे कि कुछ इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रोगी बढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो सारे आंकड़े छुपाए गए। जो बीजेपी ने कई आंकड़े बाद में निकाले भी थे और वो प्रूवन थे। इसी तरह जब ओवरवेल्म हो गई सिस्टम, लॉकडाउन का बड़ा फायदा था कि आपके पास समय था अपनी सिस्टम खड़े करते। अभी योगी आदित्यनाथ की अभी इससे पहले मैं लाइव देख रहा था, उन्होंने किस प्रकार थोड़े दिनों के अंदर सारे सिस्टम खड़े किए। यहाँ पर सिस्टम टाइम पे खड़े नहीं हुए। उसके बाद में जो कमजोरी जिनको छुपाया गया, और अभी अगर आपके यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, नेचुरली आप फिगर्स छुपाएंगे, आप लोगों की बीमारियां बताएंगे नहीं, जैसे दिल्ली में हुआ था।
तो इसके कारण जो कोविड का पेशेंट है, बिना कोविड के अगर वो गुजर गया तो कोविड में उसको करना दिखाना नहीं, इस तरह का बहुत कुछ हुआ। बल्कि लेटेस्ट जो जिसके कारण बड़ी चिंता है कि ये एक, अभी मेरे पास एक नोटिस एक डॉक्टर की है जिसको गवर्नमेंट ने नोटिस दी है कि तुम कोविड टेस्टिंग जो है एसिम्प्टोमिक पेशेंट्स की करते नहीं, यानी जिनके अंदर लक्षण नहीं है, हमारे आपके जैसे लोग होंगे जो कैरी कर रहे होंगे, जो 75% इंडियन हो सकता है कैरी कर रहे हो, उनका तुम टेस्ट नहीं कर रहे। तो उस नर्सिंग होम को उन्होंने एक पत्र डाल के उनको प्रोसिक्यूशन की नोटिस दी है। लेकिन आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, अगर आप असिम्प्टोमेटिक है तो आपकी टेस्टिंग नहीं होती। यहाँ तक कि हमारा एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसको 2 दिन में वापस भेजा गया, उसके परिवार के साथ किसी की टेस्टिंग नहीं की, उनको कहा कि अब घर में रहो, क्वारंटाइन में रहो। अगर घर में क्वारंटाइन में रखना और आप खुद भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर रहे, आप खुद भी टेस्टिंग नहीं कर रहे क्योंकि आपके किट ही नहीं है, तो आप किसी जो कोई नर्सिंग होम या हॉस्पिटल काम कर रहा है उसको आप धमका कैसे सकते हैं? तो एक तरफ डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है, एक तरफ फिगर छुपाई जा रही है। इसके कारण बिल्कुल एक जिसको कह सकते कियोस्क का एक अस्त व्यवस्था का माहौल है, जिसके कारण परिस्थिति और बहुत ज्यादा बिगड़ी है। और जैसे हम जानते हैं लॉकडाउन तो उन पर ही लागू होता है जो लॉकडाउन को मानते हैं। तो आपने 4 हवलदार भेज दिए, हवलदारों ने जो समाज डरता है उसको डरा के रख दिया घरों में, या वो खुद मान गया, और जो नहीं मानता उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इतने तमाम वीडियो घूम रहे हैं जिसके अंदर लोग हजारों की तादाद में बड़े मजे से मार्केट्स में घूम रहे हैं, अपना जो कुछ करना है चला रहे हैं, कर रहे हैं, कोई वहां पर कोई एक्शन नहीं है। और इस तरह के वीडियो आप छुपा सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं कि ये वीडियो गलत है, लोग वीडियो नहीं डालेंगे, लेकिन परिस्थिति लोगों को दिख रही है। मैंने एक वीडियो डाला था, किसी डॉक्टर ने, थके हुए डॉक्टर ने, रात को अब हॉस्पिटल की ड्यूटी करके 9-10 बजे लौट रहा था, एक इलाके से उसने देखा कि बड़े मस्ती में लोग घूम रहे हैं, उसने वीडियो डाली। वो और कोई तैयार नहीं हो, मैंने वीडियो क्योंकि ऑथेंटिक थी मैंने डाली, उसकी इतनी जबरदस्त रिएक्शन हुई। लेकिन रिएक्शन लोगों में है, सरकार के अंदर कितनी रिएक्शन है मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं एज ए नागरिक मैं मानता हूँ कि बहुत रिस्क पे हूँ। और जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, ये जब चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारे सारे इलाके में पहले एक बीमार था, ठीक हुआ था। जब ये नया लॉकडाउन शुरू हुआ तो 4 दिन के अंदर 4 बिल्डिंगों में 4 रोगी निकल आए। और जैसे मैंने कहा, अभी हमारे यहाँ रोगी को वापस भेजा, बोला कि तुम घर में क्वारंटाइन रहो, और हम भी क्वारंटाइन थे। और फिर म्युनिसिपैलिटी से बात की, उन्होंने 5th फ्लोर क्वारंटाइन किया, उन्होंने जो कर सकते कर रहे हैं। लेकिन वो जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल मतलब उनके पास कुछ करने के लिए कुछ ताकत ही नहीं बची, इतना उनके ऊपर प्रेशर है। कहा जाता है कि जहाँ कोई बिल्डिंग के अंदर कोई एक बीमार हो, फोन करके पूछेंगे। उन्होंने एडमिट किया कि हम किस किस को फोन करें, इतने हमारे पास रोगी हैं। तो अनलेस द गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, अनलेस द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एक्ट, अनलेस गवर्नमेंट कम्स अबाउट इट्स ओन पॉलिटिकल कंपल्शंस और पॉलिटिकल लेजीनेस, ये तो डिजास्टर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप अगर देखा हो, एक किसी टीवी न्यूज ने डाला है, मैंने कल रीट्वीट किया, फ्लाईओवर के नीचे मरीज पड़े हैं, टॉयलेट नहीं है वहां पर, हॉस्पिटल के पास, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं, फ्लाईओवर के नीचे उनको जमीन पे लेटाया हुआ है, उनको एनजीओ खाना खिला रहे हैं। मतलब खाना तो आप खिला रहे हो, लेकिन हम टॉयलेट कहाँ जाए? अभी ऐसी एकदम जिसको कर्तव्यहीन सरकार, बीएमसी भारत की सबसे बड़ी, सबसे पैसे वाली जो बीएमसी है, जो सालों से हमें फेल कर रही है, उस बीएमसी को ये खतरे को देखते हुए, व्यवस्था इतनी पुअर थी, 2 उन्होंने हॉस्पिटल खड़े किए मैदानों के अंदर, लेकिन जहां पर रोगी है वहां पर व्यवस्था नहीं है। और जो आपने बनाए हैं वहां क्या होगा जब रोगी पहुंचेंगे, मुझे पता नहीं है। ये कोई गर्व की बात तो है नहीं कि भारत में अब नंबर 1 महाराष्ट्र है, उसके अंदर नंबर 1 मुंबई है, सबसे कम सर्वाइवल इधर है। तो ये तो कोई शोभा देने वाली बात नहीं है। एज ए नागरिक मैं बहुत चिंतित हूँ। एज ए नागरिक मैं, हमारे यहाँ सभी लोग घबराए हुए हैं, और क्योंकि लॉकडाउन के रूल आप कुछ कह भी नहीं सकते खुल के, आप बात भी नहीं कर सकते। तो एक अजीब सा वातावरण महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है इस समय। देखिए, अगर ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए, होल वर्ल्ड वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस पेंडेमिक एट फर्स्ट प्लेस। बट अगर सेम टाइम पे देखा जाए तो जिस तरीके से स्पेशली महाराष्ट्र की सिचुएशन है, पहले तो बीएमसी ने जिस तरह से वहां पर पर्टिकुलरली कोविड पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल सेटअप किए, और बाद में जो वीडियो इंटरनेट पे सरफेस हुई, किस तरीके से मिसहैंडलिंग वहां पर हुई है, कैसे डेड बॉडीज के साथ ही पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, ये सब ऐसे बहुत केसेस हर जगह से आए हैं। साथ ही साथ जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उसी दिन नवरात्रे स्टार्ट हुए थे। लेकिन जब ये लॉकडाउन भी चल रहा था, तो इसके बीच में क्या ये जरूरी था
कि रमजान के लिए आप एक पार्शियल शाम को लॉकडाउन खोल दिया जाए और जहां से इतना क्राउड इकट्ठा हो, मुंबई में खासकर ये जो चीज हुई है, महाराष्ट्र में, क्या गवर्नमेंट इस चीज को देखते हुए वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी? मैंने कहा ना कि एक पॉलिटिकल कंपल्शन बना हुआ है जिसके अंदर 3 पार्टियां हैं, खुद को सेक्युलर कहलाने की होड़ है, और सेक्युलर आदमी तभी कहलाता है जब वो किसी विशेष संप्रदाय के लिए विशेष काम करे और जो एक बड़े संप्रदाय को निग्लेक्ट करे। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक सेक्युलरिज्म की एक डेफिनेशन बन चुकी है। यहाँ तक कि सारे दुनिया में कहा गया क्रिमेशन अच्छा है कोरोना बीमार पेशेंट्स का, लेकिन यहाँ पर तो उसको क्रिमेशन को अलाउ नहीं किया। कुछ नेताओं ने कहा नहीं आप उनको ब्यूरियल दीजिए, ब्यूरियल भी हो रहा है। अभी आप ऐसा देखिए कि अगर कुछ बेचारे जो गुजर गए और उनकी सर्टिफिकेट बनी नहीं कोरोना की क्योंकि रिजल्ट आया नहीं, और वो रिजल्ट ना आने के बहाने उनको वैसे भेज दिया गया। ऐसे पूरी लिस्ट दी थी बीजेपी ने यहाँ की और वो किसी ने उसको डिनाई नहीं किया। उसके अंदर जो घर वाले उनकी अंतिम क्रिया कर रहे हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, आपने एक साथ एकदम क्लोजनेस के कांटेक्ट के साथ जो क्रियाएं की, उसके अंदर कितने लोग कांटेक्ट के अंदर आ गए, कितने लोगों को उसका भारी कीमत चुकानी पड़ी, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। और इतनी घनी आबादी चाले है, उसके अंदर एक बार फैल गया तो उसके बाद में तो कोई भी होता, मैं नहीं कहता हूँ कि आसान था, बंबई में बहुत कठिन था, लेकिन उस मुकाबले में इतने पैसे होते हुए अगर व्यवस्था नहीं खड़ी करते तो बड़े दुख की बात है। यूपी जैसा बड़ा स्टेट कर सकता है, केरल जैसा छोटा स्टेट कर सकता है, तो महाराष्ट्र में कौन से रिसोर्सेज की कमी थी? दुख किस बात का है? ऐसा नहीं है कि हम पार पा सकते थे, लेकिन हमारे पास जब समय था उसके अंदर हमने क्यों नहीं किया। लॉकडाउन महाराष्ट्र में भारत से मेरा ख्याल 1 दिन पहले डिक्लेयर हुआ था। लॉकडाउन सबसे पहले एक्सटेंड करने वाले हम लोग थे, क्योंकि लॉकडाउन इनएफिशिएंसी छुपाने का एक बहाना भी है, एक इलाज भी है। लेकिन अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये है कि आप सोचते चलो आज कोई करना ही नहीं पड़ेगा, लोग अपने घरों में है, जो बाहर घूमते रहे, ये तो इलाज नहीं है ना। ऑल्टरनेटिव्स खड़े करने पड़ेंगे, आपको उनका इलाज करना पड़ेगा, या फिर आप सब लोगों को साथ में लीजिए, उनसे सहयोग करिए तो उसका इलाज होगा। ऐसी एक संस्था है जिसके साथ बीएमसी काम कर रही थी, वो संस्था हिंदू संस्कारों से जुड़ी हुई थी, तो बीएमसी को ऐसा ओरल ऑर्डर मिला कि आप मुझसे मत लीजिए। अब इस तरह की अगर किसी वार्ड में घटना हुई है, क्योंकि मैं इस घटना को कोई तूल नहीं देना चाहता, मैं नाम वगैरह नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ है, तो अगर लोगों को साथ लेके चलेंगे, हम लोगों को बोलेंगे आप आगे बढ़िए, आप संभालिए। हमें कहा गया आप अपना कोरोना अपने पेशेंट अपने आप क्वारंटाइन में रहने दीजिए, हमने रहने दिया, हमने तो हो हल्ला नहीं मचाया, हमने सीलिंग कही, हमने रिक्वेस्ट की नए कानून के हिसाब से फ्लोर होना चाहिए, हमने फ्लोर उनसे परमिशन लेके किया, सभी ने किया, लोग कॉपरेशन करने को तैयार है। दिक्कत यह है कि आप धमका के अगर काम करवाते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी को और उनको सुविधा नहीं देते। आपने देखा तेलंगाना में किसी डॉक्टर की मार पिटाई कर दी गई सरकार बिल्कुल, द्वारा, कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था। यहाँ डॉक्टरों को नोटिस आ रही है। तो ये तो आप जो काम कर रहे हैं उसको आप उसको इस तरह से अगर सप्रेशन में ऑपरेशन में रखेंगे तो बड़ी तकलीफ की बात है। आप ओपनली बताइए ये समस्या, हमको इसका इलाज करना है, और आगे बढ़ के कानून व्यवस्था जोरदार तरीके से लागू करिए। आपके पास पुलिस अच्छी भली है, पुलिस को लागू करने में आपके कानूनी लोग बीच में आते हैं, तब सेंटर से फौज मंगाई गई है, सीआरपीएफ या किसी को मंगाया गया है। तो ये तो अपनी नाकामी बताती है ना कि आप कानून व्यवस्था भी लागू नहीं कर सकते, पुलिस फोर्स इतनी मेहनत कर रही है तो भी आप नहीं कर सकते, आपको बाहर से फौज मंगानी पड़ रही है। जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद नहीं होगा, इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस का इशू नहीं बनाया जाएगा, बड़ा कठिन है। आज ही शरद पवार जो कोएलिशन में हैं, उन्होंने और सीएम ने खुद सरकार से अपील की है कि मुंबई लोकल ट्रेन्स खोल दी जाएं एसेंशियल सर्विस में वर्क करने वाले लोगों के लिए। क्या आपको लगता है ये सेफ कॉल है इस वक्त जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी एक तरफ तो कह रहे हैं ट्रेन शुरू कर दीजिए, एक तरफ जब 26 तारीख को फ्लाइट शुरू होनी थी या 25 तारीख को, तो उन्होंने कहा हम यहाँ बॉम्बे से नहीं करने देंगे। अब बात चल रही है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो अब एयरवेज चलाने देना नहीं चाह रहे, लोकल ट्रेन चलाना चाहते हैं। आप पहले ये बताइए कौन कौन सी सर्विसेज शुरू हो रही हैं, आप पहले बताइए कौन सी ऑफिस खोलने का अलाउड है, उसके बाद आप बात करिए कि ट्रेन की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। टैक्सीज अब तक चल नहीं पा रही हैं, कारें निकलने के लिए आपको पास की जरूरत लगती है। तो जो ये सारी एक कंफ्यूजन का वातावरण है, उसके अंदर आप कह देंगे ट्रेन चला लो, या तो सारी ट्रेन चलाओगे। बंबई की सारी लाइफलाइन ट्रेन के ऊपर है, तो लोग एकदम बाहर निकलेंगे, उसका क्या करोगे आप? जब तक आप ये नहीं बताते कि ये 4 तरह की ऑफिस खोलना अलाउड है, इतनी पॉपुलेशन को अलाउड है, इतनी ट्रेनें चलेंगी, तब तक लोगों को क्या पता चलेगा? आप अधूरी जानकारी दोगे, अधूरा हल निकालोगे। जिस तरह से बड़ी एक ट्रेजेडी माइग्रेंट्स की हो गई कि पहले उनको रोका गया, बाद में उनको जब छूट दी गई जाने की, उस समय व्यवस्था खड़ी नहीं हो पाई,
राज्य सरकारें उनको मजदूरों को समय पे उनका खाने पीने और उनकी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं कर पाई, तो नेचुरली ये जो सारा हो रहा है उसके कारण प्लानिंग की आवश्यकता, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, क्लैरिटी इन प्रयोजन कि हम ये चीजें अलाउ करेंगे, यहाँ पर इतने कारीगर काम करेंगे, आपके पास फिगर होनी चाहिए, आपके पास दुनिया भर के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, कहाँ पर कितने लोग काम पे जा रहे हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, उसके आधार पर एक एक करके रिलीज करिए, तब तो होगा ना। आपने कह दिया ट्रेन चला दो, तो घूमने थोड़ी जाना ट्रेन के ऊपर। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है वो नहीं हो रहा है। आप केंद्र सरकार को कॉन्फिडेंस में लीजिए, बीएमसी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, जो इंडस्ट्री लीडर उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए कि इस तरह की इंडस्ट्री को पहले चलाएंगे, फिर इसको चलाएंगे, इसके हिसाब से इतने ही लोग अलाउड हैं, वो गिनती करके बताइए इतनी ट्रेन हमें चाहिए। आप केवल अनाउंस कर देंगे और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, अपना होमवर्क नहीं करेंगे, तो आप तो समस्या बढ़ा रहे हैं। घर में तो आप कितने दिन बिठा के रखेंगे, मानते हैं, लेकिन अगर आज कारीगर नहीं है, कारीगर कहाँ से लाएंगे? कारीगर कुछ निकल के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ मास्क बना रहे हैं, कारीगर नहीं है। अच्छा, अभी कारीगर नहीं है तो कारीगर कहाँ से लाना? अगर आपने रास्ता ही नहीं खोला, कारीगर कहाँ से लाना? लोग आज भी बम्बई में जिनको काम चाहिए। तो एक विचित्र तरह की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, जस्ट पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ मुंबई इन शॉर्ट। अगर ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो हालांकि इस चीज पे कोई भी पॉलिटिक्स करना सही नहीं है, क्राइसिस का वक्त है, सबको एक साथ इसमें काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपोजिशन ने बहुत बार केंद्र सरकार को आड़े लिया और बहुत बार उनको ब्लेम किया कि राहुल गांधी ने बहुत पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि इस तारीख से ये चीज बढ़ रही है और ये चीज ऐसे लॉकडाउन लगाना चाहिए और चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जबकि टॉप 5 स्टेट्स जो इफेक्टेड है सबसे ज्यादा, उनमें से 4 नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं। खैर, लेकिन इस चीज के साइड को रखते हुए, इस बात को साइड रखते हुए हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि अब आपको आगे की स्थिति क्या दिखती है? कितनी बड़ी डेमोक्रेसी को इतने लंबे टाइम तक ब्लॉक रखना, साथ ही साथ इतनी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी को बंद रखना इज इम्पॉसिबल। फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, नियर फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह से केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। क्या आपको लगता है अभी आउटकम क्या होगा, आने वाली सिचुएशन कैसी होगी? देखो राहुल, मैं इस तरह की बहसों में टीवी में बहुत कम गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि ह्यूमन ट्रेजेडी को पॉलिटिक्स खेला जाए। लेकिन राहुल ने जो कहा कि भविष्यवेत्ता नहीं है, वो सभी को पता था, सारी दुनिया की हालत दिख रही थी। लेकिन जितनी तेजी से मोदी जी ने रोका, बहुत स्टडीज आ गई, एक नहीं, इंटरनेशनल स्टडीज आई हैं, लोकल स्टडीज आई हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं ऐसे लोगों की रिपोर्ट, मेडिकल लोगों की रिपोर्ट आई है कि अगर भारत में से हम लॉकडाउन न किया होता तो हमारी परिस्थिति क्या होती। आज भी 10 देशों की आबादी, मैं कहीं एक चार्ट देख रहा था, 10 देशों के टॉप के जो कोरोना अफेक्टेड देश हैं, उनकी जनसंख्या और हमारी जनसंख्या में केवल 10 करोड़ का फर्क है। उनका टोटल कुछ 120 या 140 करोड़ होगा, हमारा 130 करोड़ है। लेकिन उनमें और हमारे बीमारों के मृत्यु की संख्या में कम से कम 10 गुना का फर्क है, हमारा इतना कम है। तो कभी कुछ क्रेडिट भी देंगे? हमारे लोगों को क्रेडिट दीजिए, हमारी संस्थाओं को क्रेडिट दीजिए। मोदी जी को आप क्रेडिट नहीं देना चाहते, सरकार के नाम पे क्रेडिट दीजिए। लेकिन इतना बड़ा जो संकट आया, जिस तरह से लोगों को मौत के मुख से लिटरली रोका गया, उसकी कभी तो आप क्रेडिट दीजिए। उससे अलग कोई क्या करता? आपके खुद के राज्यों के अंदर बुरी हाल है। सबसे अधिक ट्रेनें चलाई माइग्रेंट वर्कर के लिए बीजेपी के राज्यों ने। उन्होंने अपनी जेब से पैसे डाले, ट्रेन से लोगों को बुलाया। लेकिन आप ना ट्रेन बुलाएंगे, आप बसों के तमाशे करेंगे। तो आप लोगों की जिंदगी के साथ में गिद्ध वाला जो पॉलिटिक्स को छोड़ें, और नेचुरली जो धीरे धीरे अलग अलग स्टेट खुल रहे हैं, स्टेट्स को अधिकार देना चाहिए। हर स्टेट के पास अपनी इंडस्ट्री का एक तरीका है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री है, अलग अलग तरीके के काम लेना चाहिए। उसके लिए केंद्र की ओर मुंह क्यों देखना चाहिए? केंद्र ने छूट दीजिए, आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, कहाँ आपके केंद्र हैं, कैसे केंद्र हैं, आप एक एक करके उनको छूट देके काम शुरू करिए। अगर कुछ उद्योग नहीं चलेगा तो पैसे आएंगे कहाँ से? आएंगे नहीं तो लोग खाएंगे कहाँ से? और चलेगा कैसे काम? निश्चित रूप से इसको एक स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए। केंद्र ने क्लियरली कहा है, कई राज्यों ने उसको लागू भी किया है, तो धीरे धीरे सब लागू करें। हर बार आप कहेंगे कि ऊपर कोई बैठा, ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला कोई नहीं, हम ही लोग हैं, हम ही नहीं देखना है। एक संकट है जिसको दूर करने के लिए हमारी लोग रस्ते पे खड़े हुए। आप एक आश्चर्य की बात देखिए, दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में वॉलंटियर जमीन पे नहीं आए। 4.5 लाख तो संघ के लोग, आरएसएस के लोग जमीन पर हैं। उसके अलावा हजारों लोग अन्य संस्थाओं के हैं। जहां पर दुनिया भर में सरकारों की और मुंह लोग ताकते रहे, वहां हमारे सामाजिक संगठनों ने काम किया है। ये कितना बड़ा क्रेडिट है हमारे देश के लिए। इसके कारण जो इतनी कम ट्रेजेडी का लो हम देख रहे हैं, एक बहुत कम असर देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी जनता का है। तो कृपया उनकी हिम्मत बढ़ाएं, उनको काम करने दें, उनको छूट दें। अगर इस तरह का कोऑपरेशन महाराष्ट्र में भी हो तो महाराष्ट्र में इससे भी बहुत तेजी से व्यवस्था सुधर सकती है।
यहाँ तक वॉलंटियर आरएसएस के पूना के अंदर, कल्याण के अंदर, थाना मुंबई के अंदर तरुण लोग पीपी के सूट पहन के टेस्टिंग करने के लिए एकदम जहां घनी आबादी वहां भी काम कर रहे हैं। इससे अधिक आप क्या अपेक्षा करते हैं? लेकिन आप उनको साथ में लीजिए, उनको शाबाशी दीजिए, उनको बोलिए कि आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, उनको सुविधाएं दीजिए, तो धीरे धीरे तभी तो कटेगा संकट। हम तो जानते हैं एपिडेमिक वाले जिन्होंने स्टडी की, हम पढ़ते हैं कि एपिडेमिक ऐसे आने के बाद में 1-1.5 साल तक असर रहता है। ये एपिडेमिक भी हो सकता है और एक बार पीक हो बारिश के आने तक। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम सावधानी बरतें। जिन जिन देशों में जो देश बाहर आए उन्होंने सावधानियां बरती हैं, लोगों ने सावधानियां बरती हैं। ये तो हो नहीं सकता कि शराब की दुकान खोल दें, हजारों लोग हुजूम लगा लें, फिर आप उसको बैन कर दें। ये तो इलाज नहीं है ना। आप कैसे कोई जो व्यवस्था खोलते हैं तो उसके सामने क्या क्या होगा? आपके पास अनुभव है, आपके प्रशासन में अनुभव है कि इतने लाख लोग उतरेंगे, इतने हजार लोग सड़क पर आएंगे, तो वैसी व्यवस्था करिए। आप केवल ताले खोलने से तो होगा नहीं, फिर ताले खोलते अगले दिन बंद कर देते हैं। आपने कहा हम 27 के बाद में, तो पिछले महीने कहा हम लॉकडाउन कम करेंगे, हाईवे पे लाइनें लग गई तो वो डर के मारे दोबारा बंद कर दिया। कड़क कानून व्यवस्था लगाइए, चालान करिए, उनको रोकिए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई कीजिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दीजिए, तब तो काम होगा ना। इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होंगे, इंस्ट्रक्शन आने के बाद कोई एक डिपार्टमेंट मानेगा, एक नहीं मानेगा, बीच में पॉलिटिशियन आके बोलेगा मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, तो अधिकारी काम कैसे करें? अधिकारी तो वही है आपके पास, कोई ऊपर से तो आएंगे नहीं। बिल्कुल। इसलिए इसको उस तरह से देखना पड़ेगा हमें। खैर, आप चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या लगता है 31 के बाद लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि केसेस तो अब बढ़ रहे हैं। देखिए केसेस तो अब लॉकडाउन में, मैंने कहा जैसे हमारे इलाके में लॉकडाउन था तो जो कोई केसेस कम थे, लॉकडाउन एक्सटेंड हो केसेस बढ़ गए। उसका मतलब जो जो हम जिनके संपर्क में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से जहां से आ रहे हैं, वो कोई ना कोई कैरियर है। तो जब तक कैरियर हमारे आसपास है, जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको सावधानी से कैसे इसको दूर किया जाए। देखिए लॉकडाउन तो धीरे धीरे शिथिल होगा, होना भी पड़ेगा। लोग घर में बैठ के भी बीमार हो सकते हैं, अगर बाहर नहीं जाते, उनको बाहर स्वस्थ हवा नहीं मिलती, घर में भी बीमार हो सकते हैं। कैसे स्ट्रिक्टली इसके जो नियम है उनका पालन किया जाए, कैसे अगर अगर इनका फॉर एग्जाम्पल कोई काम नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग यहाँ काम नहीं है, टेम्पररी पुलिस में भर्ती कीजिए, उनको अधिकार दीजिए, तो ट्रेनिंग देकर उनको सड़कों पर खड़ा करिए, जिनको जो गलत चल रहा है उनको चालान कीजिए। अगर आप मेट्रो चल रहे हैं, मेट्रो के ऊपर कंट्रोल रखिए, किस तरह से लोग जाते हैं आते हैं। आप ऑफिस के अंदर सही कंट्रोल रखिए। केवल नोटिस डालने से, धमकी भरे लेटर डालने से हम जैसे मासूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को या डॉक्टर्स को तो प्रशासन लागू नहीं हो सकता ना। आपको अपने पॉलिटिशियंस को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सही तरीके से कानून व्यवस्था के लिए और लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कब तक पुलिस के लोग 18-18 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी करेंगे? अमानवीय है। कब तक डॉक्टर्स के साथ में काम करने वाले लोग 18 घंटे काम करेंगे, आते समय देखेंगे लोग तो सड़कों पर घूम रहे हैं, मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा हूँ। तो अगर कानून लगाना है सभी के लिए, बिना किसी तरह के भेदभाव के लगाएंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुल सकता है। जीवन व्यवस्था थोड़ी शुरू में कठिन भी होगी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य होगी। और हमको भी समझना पड़ेगा, हम एक दारू की दुकान के लिए हजारों लोग एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, हम अनाज की दुकान पे टूट पड़ते हैं, कहीं कमी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। पढ़े लिखे लोग ये कर रहे हैं, अनपढ़ लोग, गांव के लोग ज्यादा अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी ये करना पड़ेगा। आखिर ये मुझे बार बार एक कहानी याद आती है कि राजा परीक्षित थे, उनको श्राप था कि नाग उनको आके डसेगा, और उन्होंने सारे महल बंद कर लिए, हवन करने लग गए, लेकिन हवन की सामग्री में केला आया, केले में लिया। तो हम तो उस तरह से तक्षक नाग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम ये माने कि जो है उसको हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं। भारत के अंदर इम्यूनिटी पहले लोगों से ज्यादा स्पष्ट दिख रहा है, हमारा रिकवरी रेट, हमारा बीमार होने का रेट, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हम योगासन करें, हम होम्योपैथी की दवाइयां लें, हम काढ़े पिए, और हम बिल्कुल हिम्मत के साथ में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम यही कहना चाहेंगे कि ये सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। सरकार को और विपक्ष को भी इसमें एक साथ ही चलना होगा, क्योंकि सभी लोग इससे अफेक्टेड हैं, पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है। सफेद कोट के पीछे, खादी वर्दी के पीछे और सफाई कर्मचारी, ये सब आप जैसे हम जैसे इंसान ही हैं, वो अपनी ड्यूटीज पूरी अच्छी तरह निभा रहे हैं। इसी तरीके से हम सबका ये फर्ज बनता है कि चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे, उस चीज का असर कहीं ना कहीं रहेगा और हमें फिर भी यही नियम फॉलो करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर जुड़ने के लिए रतन जी। फिर मुलाकात होगी एक नए इशू पे। धन्यवाद। Am I audible? Yeah, totally, fully. 3, 2,
1. So this is it for this episode. We will be back again with another issue on Samvad and Samadhan. Till then, like, share and subscribe.